दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में और ये देखेंगे कि कैसे दुनिया में इस जो समूह है, ग्रुप है, इसका दायरा कैसे तेजी से बढ़ रहा है। आइए शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि ब्रिक्स कंट्रीज है क्या। तो ब्रिक्स कंट्री दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, आइए देखते हैं। एक तो है ब्राजील, दूसरा है रसिया, तीसरा है इंडिया, चौथा है चाइना, पांचवा है साउथ अफ्रीका। जब इन सभी देशों का जब संक्षिप्त नाम बनाएंगे तो ये आपका निकल के आएगा ब्रिक्स। आप देख सकते हैं, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अब बात करेंगे कि आज इसकी जरूरत क्या पड़ गई। अभी तो ना इसका कोई सम्मेलन चल रहा ना कुछ ऐसी बात, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी 2024 से इसमें 5 और देश जुड़ गए। कौन कौन से नए देश इसमें शामिल हो गए? एक तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसके गठन की बात की जाए कि प्रारंभ कब हुआ इस समूह का, तो उसके लिए हमें 2006 में जाना पड़ेगा। इस समूह की शुरुआत 2006 में हुई। G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन चल रहा था रशिया के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग में। वहीं पे ब्राजील, रूस, भारत और चीन के जो नेता हैं, टॉप लीडरशिप, इन्होंने बैठ के एक अनौपचारिक मीटिंग की और इसी में इस समूह को क्या किया गया, गठन करने की बात पे चर्चा हुई। 2006 में ही पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई? न्यूयॉर्क के अंदर, औपचारिक रूप से। और याद रखिएगा, पहले इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, केवल इतना ही था, ब्रिक बोलते थे उसको, BRIC। क्यों? क्योंकि उस समय इसमें केवल कितने मेंबर थे? 4। कौन कौन से थे? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2006 में पहली बार विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और उसके बाद वहीं पे औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया। 2009 की बात की जाए तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ रूस के एकतेरिनबर्ग में। 2009 में पहला शिखर सम्मेलन इसका हुआ। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को क्या किया गया? इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। अब इसमें क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो यहाँ पे एक एस आ गया, बोलते हैं इसको ब्रिक्स। इसमें एक और मेंबर उसके बाद हो गया, 5 मेंबर की एक ग्रुप बन गई, 5 देशों का एक ग्रुप। 2011 में सान्या, चीन के अंदर इसका सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका ने भी भाग लिया। 2014 की बात करें, छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये फोर्टलेजा के अंदर ब्राजील में हुआ और इसी फोर्टलेजा घोषणा के तहत क्या किया गया? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 2014 के अंदर NDB की स्थापना की गई। इसके लिए प्रस्ताव किसने लाया था? तो 2012 में भारत ने एक बैंक के लिए प्रस्ताव लाया था कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जिसमें क्या हो, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, बुनियादी चीजों को, ढांचों को मजबूत करने के लिए, तो एक बैंक हो जहां से क्या किया जाए, इन देशों को यहां से हेल्प मिल सके, यहां से
हेल्प मिल सके अपने देश की बुनियादी जरूरतों को मजबूत करने के लिए। भारत ने प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव को 2014 के फोर्टलेजा घोषणा पत्र के द्वारा मंजूरी दी गई और 2014 में क्या हुआ, एनडीबी का गठन हो गया। परिचालन इस बैंक ने शुरू किया 2015 में। मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई में। चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। 2015 में 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के उफा में हुआ। इसे उफा घोषणा कहते हैं। इसमें किन किन बातों पे चर्चा हुई, एक तो वैश्विक शासन और दूसरा आर्थिक सुरक्षा और सहयोग सहित और भी अन्य मुद्दों पे चर्चा हुई थी। अब बात करते हैं 2021 की बात करें तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल बैठक थी और किसने अध्यक्षता की, भारत ने। अगर भारत की अध्यक्षता की बात की जाए कि भारत ने अब तक कितनी बार इसकी अध्यक्षता की, तो भारत ने अब तक 3 बार इसमें अध्यक्षता की है। एक बार 2012 में, एक बार 2016 में, एक बार 2021 में। अब बात करते हैं अध्यक्षता का प्रोसेस क्या है, कैसे धीरे धीरे मतलब अध्यक्ष बनने की जो प्रोसेस है, तो इसको ऐसे समझेंगे, एक बार, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल, ऐसे एक एक साल इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ता रहता है। इस साल जो 2023 में बैठक हुई थी वो अफ्रीका में हुई थी 23 अगस्त को, और इसके बाद किसको अध्यक्षता करनी थी, ब्राजील को। लेकिन ब्राजील के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है, इसीलिए ब्राजील ने क्या किया, स्पष्टता जताया कि मुझसे थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 अंतरराष्ट्रीय बैठकें एक साथ पॉसिबल थोड़ा मुश्किल है। तो कौन करा रहा है इस साल 2024 की जो मीटिंग है वो रसिया अरेंज करा रहा है, रसिया कजान के अंदर। यहाँ पे 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान में रसिया इसकी अध्यक्षता करेगा। 2023 की बात, यहाँ देखते हैं 2021 आपने देख लिया, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, वर्चुअल बैठक हुई ऑनलाइन। 2022 के अंदर 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये भी वर्चुअल हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, चाइना ने किया था। इसको बीजिंग घोषणा पत्र बोलते हैं। इसमें एक मुख्य मुद्दों पे चर्चा हुई और ये था कि रूस यूक्रेन युद्ध पे बातचीत होनी चाहिए। लड़ाई से किसी मसले का हल नहीं निकलेगा, बातचीत करके ही अपने जो समस्याएं उनको सुलझाया जाना चाहिए। 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग के अंदर दक्षिण अफ्रीका में, और इसी में मंजूरी दी गई 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए। 6 देश टोटल थे, इसमें एक देश था अर्जेंटीना भी, इसने भी अपना प्रस्ताव दिया था कि हमको शामिल किया जाए ब्रिक्स के अंदर। लेकिन क्या हुआ, यहाँ मंजूरी तो मिल गई 6 देशों की, लेकिन जो वहां के नए राष्ट्रपति थे जेवियर मिलेई, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे क्या बोल दिया कि ऐसा है कि अभी हम इस जो समूह है इसकी सदस्य बनने की स्थिति में नहीं है, हम आगे इसके बारे में सोचेंगे, अभी फिलहाल हम सदस्य नहीं बनेंगे। तो कितने, 5 ही देश बचे, 5 अब इसके सदस्य बन गए हैं। कौन कौन, तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात। जो 23 अगस्त को मीटिंग हुई थी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के अंदर, उसमें कौन सा विषय पे वो हुआ था, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, यही विषय था। इसी के ऊपर बातचीत हुई थी। आपको याद रखना है अगला जो शिखर सम्मेलन है वो 16वां होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज होगा,
रूस के कजान शहर में इसकी मीटिंग होगी। अध्यक्षता इस समय रूस कर रहा है। अब बात करें कि ये जो संगठन है इसका प्रभाव कितना है, तो ये वैश्विक जीडीपी की बात की जाए तो 2011 के अंदर ये जो वैश्विक जीडीपी है 20.5% थी। इस ग्रुप की 5 देशों की जो एक समूह है, इनकी जो वैश्विक जीडीपी थी 2011 में वो थी 20.5%, जो कि आगे बढ़ते हुए 2023 में कहां पहुंच गई, 26.62%, यानी तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो क्या है, इनका जो वैश्विक जीडीपी है वो 29.6% है टोटल। अब ये जो संगठन है ब्रिक्स, इनका क्योंकि अब तो हो गए 10 हो गए, तो इनका तेल पे नियंत्रण कितना हो गया, इन देशों के पास कितना तेल है, तो इनके पास तेल है 43%। 43% तेल के ऊपर इनका नियंत्रण हो गया। और ये कितने लोगों की, कितने आबादी की ये प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको याद रखना है 46% जो हिस्सा है दुनिया का, वहां के लोगों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये सब बड़े बड़े देश हैं। 46% हिस्से की जो जनसंख्या उसका एक प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक व्यापार की बात की जाए तो अभी तक इनका 16% वैश्विक व्यापार के ऊपर इनका कब्जा है। लाभ की बात की जाए तो लाभ, इसमें आर्थिक लाभ भी है इस संगठन से जुड़ने का, और रणनीतिक लाभ भी है। आर्थिक लाभ क्या है, अब मान लीजिए जैसे सऊदी अरबिया है, यूएई है, इन दोनों की क्या है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, और इस ग्रुप में शामिल होने के बाद क्या करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। रणनीतिक लाभ की बात की जाए तो इस समय ईरान इस ग्रुप में शामिल होने के बाद ईरान को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि ईरान बहुत जमाने से काफी टाइम से क्या हो रहा है, बार बार अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इससे क्या होगा, उसको एक मार्केट मिल जाएगा अपने सहयोगियों का, जहां ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो अपने तेलों को बेच सकता है और अपने ऊपर लग रहे प्रतिबंधों पे बात कर सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपको याद रखना है अर्जेंटीना इसमें से मतलब सदस्यता के लिए जो प्रस्ताव दिया था इसमें इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति है, नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारे लिए इस समय सदस्यता लेने का ये उपयुक्त समय नहीं है, इसलिए अभी हम सदस्य नहीं बन सकते। रही बात आपको एनडीबी की, तो एनडीबी को आपको याद रखना है 2014 में इसका गठन हुआ और 2015 से इस बैंक ने परिचालन शुरू कर दिया। इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय, वो चीन के संघाई में है। अब बात करेंगे कि एनडीबी का भारत में क्या महत्व है, तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए। उसके लिए क्या है, एनडीबी से भारत कम से कम 14 या 15 परियोजनाओं पे क्या कर चुका है, 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषित करके और अपनी परियोजनाओं को चला रहा है। उसमें प्रमुख परियोजना की बात करें, मुंबई मेट्रो को वित्त पोषित किया एनडीबी ने, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ मोनोरेल जो बन रहा है उसको वित्त पोषित किया, और भी बहुत सारी परियोजनाएं, टोटल 14 परियोजनाओं को 4.2 बिलियन अरब डॉलर का वित्त पोषित किया है इस बैंक ने। भारत अपने तेजी से क्या कर रहा है, जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत कर रहा। ये ब्रिक्स के ऊपर एक छोटा सा एक वीडियो है, जिसको आप देख के नोट्स बनाना चाहेंगे तो वीडियो को रोक के आप इसको नोट्स बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें जो है, इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही क्या हुआ, 5 नए मेंबर जुड़ गए। उसके पहले कम से कम 15 साल तक कोई भी नया मेंबर नहीं था। पहले 4 देशों ने इस एक ग्रुप के रूप में इसको प्रारंभ किया। इसमें एक चीज और है, हर साल इसकी मीटिंग होती है, जो 5 देश के जो
टॉप लीडर है, लीडरशिप है, वो क्या करते हैं, एक जगह पे जहां पे इसकी मीटिंग होती है वहां पे जुटते हैं और वहां पे अपनी जो बुनियादी चीजें हैं, समस्याएं हैं, आपस में वहां पे डिस्कस करते हैं और वहां पे प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। जो प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो मिलते हैं और इनके मंत्रियों की भी बैठकें प्रत्येक साल होती हैं। आपको याद रखना है 2023 में हुई थी और उसी में 5 नए देशों को मंजूरी मिली। अगला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो 2024 में है, इसको 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बोलेंगे और ये रूस के कजान शहर में होगा और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, रशिया कर रहा। आपको याद रखना है प्रेसिडेंसी की कैसे ये बदलती है चेन, तो ऐसे ब्रिक्स है और ऐसे इसका जो संक्षिप्त रूप है उसी के लेटर के हिसाब से उसकी जो अध्यक्षता है वो बदलती रहती है। बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।